हाय एवरीवन, माई सेल्फ सीमा। स्वागत है आपका यूनिक स्टडी ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक हमारा रहेगा ब्रिटिश की जो नीतियां हैं उनका भारत के ऊपर क्या इम्पैक्ट, क्या प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में है, चाहे वो उद्योगों के क्षेत्र में है, या रेलवे लाइन है, बीमा है, जहाज रानी है, वो सारे पॉइंट्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन, सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भूमि राजस्व वसूल करने का अधिकार देने की व्यवस्था का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया। सबसे अधिक बोली लगाई जाती है। आपको कोई भी घर है, कोई भी जमीन है, जब नीलाम होती है या किसी को दी जाती है तो उसकी बोली लगती है। ठीक है, तो बोली 1 लाख, 1 लाख 20 हजार, 1 लाख 30 हजार, किसी ने कहा 90 हजार। तो जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा, 1 लाख 30 हजार, ठीक है, उसको ही वो जमीन दे दी जाएगी। और उनके बीच समझौता होगा भी, आपको हम इतना टैक्स देना है, इतनी चीजें देनी है, इस तरीके से देना है, नहीं तो जमीन को वापस छीन लिया जाएगा। तो ये जो प्रथा स्टार्ट की है ये क्लाइव ने की थी। हालांकि आपके माइंड में जो क्वेश्चन आंसर जाने वाला है वो कॉर्नवालिस गया होगा। ठीक है, कॉर्नवालिस ने नहीं, ये क्लाइव ने स्टार्ट की थी सबसे ज्यादा बोली लगाने वाली जो प्रथा है। ठीक है, 1765 से 1772 तक जो दैत शासन लागू हुआ था और जिसमें इसने पूरी लूट मचाई थी, उस दौरान क्लाइव ने ये वाली जो है व्यवस्था लागू की हुई थी। बाद में वारेन हेस्टिंग ने आगे इसको बंद किया था और इसको एक सिस्टम से लगाया था जिसको बोला गया है स्पेशली इजारेदारी प्रथा। हालांकि इसको भी बोला गया इजारेदारी प्रथा, बट इसको स्पेशली जो है क्योंकि इसने 5 साल के लिए लगाई थी, ये 5 साल के लिए नहीं थी, ये बस सबसे ज्यादा जो बोली लगा रहा है उसको दे दी और उससे जो भी पैसा वगैरह ले लिया। वारेन हेस्टिंग ने इसको 5 साल के लिए एक सिस्टम से लगाया भी 5 साल के लिए जमीन दे दी जाएगी, पंचसाला पद्धति कहते हैं उसको। फिर बाद में इसने 1 साल के लिए लगाई थी, इसको 1 साला पद्धति कहते हैं। तो दोनों चीजें किसने, वारेन हेस्टिंग ने शुरू की थी। फिर उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको स्थायी मतलब परमानेंट कर दिया था। स्थायी परमानेंट, जिसमें जो जमीन है वो जमींदारों को ही दी गई थी, जमींदारों को। इसमें किसी को भी दी, क्लाइव ने किसी को भी दी जो सबसे ज्यादा बोली लगाता है। यहाँ पे जमींदारों को दी गई थी कॉर्नवालिस के द्वारा। जमीन के जो स्वामी होते थे कौन होते थे, जमींदार हुआ करते थे। किसके, स्थायी बंदोबस्त के। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट की थी। ठीक है, और इसके साथ जो है जॉन सोर है, जॉन ग्रांट है, ये कई सारे व्यक्ति इसके साथ थे। लॉर्ड वेल्जली के बारे में आपने पढ़ाई है। लॉर्ड वेल्जली जो सहायक संधि जिसने स्टार्ट की थी और सहायक संधि स्वीकार करवाई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से रेतवाड़ी प्रणाली की विशेषताएं बतानी है। रेतवाड़ी व्यवस्था कौन सी होती है। रेतवाड़ी, जिसमें जमीन रेत के पास होती है। रेत होते हैं किसान, किसानों के पास जमीन होना, किसानों का मालिकाना हक होना, उसको रेतवाड़ी व्यवस्था कहते हैं। स्थायी बंदोबस्त में जो जमीन है वो जमींदारों के पास थी। ठीक है, महलवाड़ी व्यवस्था में जमीन तो किसानों के पास ही थी, पर जो महलवाड़ी व्यवस्था में सबसे मेन बात याद रखनी है कि जो टैक्स लेता था वो लंबरदार, गांव का ही एक मुखिया लिया करता था। ठीक है, हमसे पूछा गया रेतवाड़ी व्यवस्था, तो यह थॉमस मुनरो की उद्भावना या ब्रेन चाइल्ड थी। तो ज्यादातर आंसर इसी का ही जाता। हालांकि जो इसकी स्टार्टिंग है वो किसके द्वारा की गई थी, वो कैप्टन रीड के द्वारा की गई थी। बट अगर थॉमस मुनरो का नाम भी आता है तो आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, इसको क्लिक करोगे। इसका उद्देश्य मध्यवर्तियों को कम करना था, बिल्कुल। रेतवाड़ी का मतलब था किसानों को डायरेक्ट जमीन दे देना। और स्थाई में जमींदार, स्थाई बंदोबस्त में कौन थे, जमींदार थे। तो जो ना कंपनी का या सरकार का किसानों से संबंध टूट चुका था स्थाई बंदोबस्त में, क्योंकि उनको जिनसे कोई मतलब ही नहीं रहा था, जमींदारी टैक्स दिया करते थे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने बिचौलियों को समाप्त करके सीधा संबंध रेतों से करने की कोशिश की थी, ऐसा था, बिल्कुल था। इस प्रणाली में किसान धीरे धीरे कंगाल हो गए थे, बिल्कुल। क्योंकि अंग्रेजों ने तो टैक्स उनको दे दिया था कि इतना आपको टैक्स देना, कि कहीं कहीं 60% था, कहीं 50% था, कहीं जो है आपका उससे कम था, कहीं 55% था। तो ये टैक्स वहां पे लागू कर दिए गए थे। तो चाहे आंधी आए, चाहे सूखा पड़े, चाहे आपका कुछ भी हो, ऐसे ही मतलब एक तरह से अकाल पड़ जाए, पर इनको परमानेंट अपना टैक्स देना ही पड़ता था। अगर ऐसे में फसल खराब हो जाती, ये टैक्स नहीं दे पाती तो इनकी जमीन छीन ली जाती थी। उससे बचने के लिए, जमीन हमसे ना छीने, उससे बचने के लिए साहूकारों से ये टैक्स ले लिया करते थे, साहूकारों से ऋण ले लिया करते थे, फिर वो जो टैक्स के रूप में सरकार को देते थे। तो कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे कंगाल होते चले गए थे। फिर एक टाइम ऐसा आता था इनको साहूकार को ही अपनी जमीन देनी पड़ती थी। इसको मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी के हिस्सों में शुरू किया गया था, बिल्कुल नहीं। इसको मद्रास, बम्बई
और पूर्वी बंगाल में शुरू किया गया था, पूर्वी बंगाल। क्योंकि जो बंगाल वाली जो ये पूरी प्रेसिडेंसी होती है, इसमें तो बंगाल बिहार उड़ीसा सारे आते हैं, और बंगाल बिहार उड़ीसा में तो स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। बंगाल बिहार उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। उत्तरी कर्नाटक है, उसमें भी स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। अगर रेतवाड़ी की बात आती है तो रेतवाड़ी जो व्यवस्था है वो कहाँ पे, मद्रास है, बम्बई है, पूर्वी बंगाल है, या तो मद्रास प्रेसिडेंसी लिखी आ सकती है, बम्बई प्रेसिडेंसी लिखी आ सकती है, पूर्वी बंगाल है, कर्नाटक का कुर्ग क्षेत्र है, और असम वाला पार्ट है, यहाँ पर रेतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है, पर जो ये वाला जो बंगाल प्रेसिडेंसी आए तो ये वाला जो जिक्र आएगा वो स्थायी बंदोबस्त में आएगा। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे ये गलत है। तो एक दो तीन तीनों राइट है, ये वाला राइट आंसर है। क्योंकि ये थॉमस मुनरो, स्टार्ट तो ये कैप्टन रीड ने की थी स्टार्टिंग में। कहाँ पे की थी ये, मद्रास के 12 महल जिले में। बट बाद में 1786 में राजस्व बोर्ड ने इसको अस्वीकार कर दिया था। फिर दोबारा से 1820 से 1826 जो थॉमस मुनरो है ये मद्रास के गवर्नर बने, और इन्होंने रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू की थी। ठीक है, उसके बाद ये चीजें सिस्टम से अलग अलग लोगों के द्वारा मतलब चलती गई। एलिफिस्टन ने इसको, एलिफिस्टन और चैपलिन ने दोनों ने मिलकर 1825 में इस व्यवस्था को, किसको, रेतवाड़ी व्यवस्था को बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू किया था। तो ये जब हम पढ़ते हैं इसके बारे में तो सब आपने पढ़ा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है 1 2 और 3 है। नेक्स्ट चलते हैं। ब्रिटिश पंजाब में कौन सी राजस्व व्यवस्था स्थापित की गई थी, ब्रिटिश पंजाब में। अब आपको सभी याद रखना है कहाँ पर कौन सी व्यवस्था लागू की थी। स्थाई मैंने आपको बता दी है, रेतवाड़ी भी मैंने बता दी आपको। अब बताती हूँ महालवाड़ी। महालवाड़ी जो व्यवस्था है वो लागू की जाती है आगरा, अवध, पंजाब। ठीक है, ये वाला जो सारा का सारा जो एरिया है यहाँ पे कौन सी व्यवस्था लागू की गई थी, महालवाड़ी व्यवस्था यहाँ पे लागू की गई थी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछा जाए जो पंजाब वाला एरिया है यहाँ पे कौन सी व्यवस्था लागू की गई थी, तो यहाँ पे पंजाब वाले एरिया में महालवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। ये जो आपका रेतवाड़ी अभी हमने पढ़ा है, रेतवाड़ी में कहाँ कहाँ लागू हुई थी रेतवाड़ी, आपका जो है कर्नाटक का कुर्ग क्षेत्र है, असम है, मद्रास है, ये वाला एरिया। ठीक है, मद्रास है, बम्बई है। जमींदारी मतलब स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ था, बंगाल बिहार उड़ीसा। उड़ीसा के साथ जो दूसरा एरिया है वो कौन सा है, गाजीपुर, बनारस और कर्नाटक का उत्तरी क्षेत्र, ये सारे जो है स्थायी बंदोबस्त था। और ये महालवाड़ी है, आगरा, अवध, पंजाब, ये तो है ही। साथ में मध्य प्रांत है, संयुक्त प्रांत भी लिखा आ सकता है, संयुक्त प्रांत या यूपी, या यूपी वाला एरिया लिखा आएगा, या आपका उत्तर पश्चिमी प्रांत भी लिखा आ सकता है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है महालवाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पट्टेदारी पद्धति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पट्टेदारी, पट्टेदारी मतलब जमीन को पट्टे पर देना, चाहे वो किसानों को दे, चाहे वो किसको दे, आपका क्या बोलते हैं, किसानों को दे या जमींदारों को दे, मतलब जमीन को पट्टे पर देना। तो ऐसा कह रहे हैं कि आपको इसके में जो आंसर ठीक लग रहा है वो बताइए, और जो नहीं लग रहा वो बताइए। ठीक है, भारत में ब्रिटिश, एक मिनट, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान पट्टेदारी पद्धति को 3 श्रेणियों में बांटा गया, बिल्कुल बांटा गया। 3 श्रेणी कौन कौन सी थी, जमींदारी, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी। ठीक है, जमींदारी की जगह क्या लिखा आ सकता है, स्थाई भी लिखा आ सकता है, स्थाई बंदोबस्त लिखा आ सकता है, यहाँ पे इजारेदारी लिखा आ सकता है। ठीक है, या यहाँ पे चिरस्थाई बंदोबस्त लिखा आ सकता है, मालगुजारी लिखा आ सकता है, मालगुजारी। ये बहुत सारे वर्ड है इससे रिलेटेड। ये वाली राइट है, 3 श्रेणियां थी, जमींदारी, रेतवाड़ी ये और महालवाड़ी। नेक्स्ट है, जमींदारों व्यवस्था में किसी एक व्यक्ति अथवा अधिक से अधिक कुछ संयुक्त मालिकों द्वारा भूमि का अधिकार रखा जाता था जो भू राजस्व के भुगतान के लिए। कह रहे कि जमींदारी व्यवस्था में एक व्यक्ति को जमीन दे दी जाती है, या कुछ मेन लोग होते हैं उनको जमीन दे दी जाती है जमींदारों को। ठीक है, तो ये भी राइट है। या तो एक व्यक्ति को दी जाएगी, उसके अंदर में बहुत सारे किसान होंगे, या फिर कुछ संयुक्त मालिक होंगे, 2 4 इकट्ठे मालिक होंगे, उनसे ना संभली जाए तो 2 4 इकट्ठे हो सकते हैं। तो ये भी राइट है। महालवाड़ी व्यवस्था में कृषि भूमि सरकार की होती है, ये वाला रॉन्ग है भाई। मैंने आपको बताया महालवाड़ी व्यवस्था में भी
जो भूमि है वो किसान की होती है, किसान की होगी, पर जो इसको टैक्स लेगा, इससे टैक्स लेगा, वो कौन लेगा? गांव का एक मुखिया बना दिया जाता है, या फिर उसको लंबरदार कहते हैं, लंबरदार। वो जो लंबरदार है वो टैक्स लेगा। तो ये वाला रोंग है। रेतवाड़ी व्यवस्था में व्यक्तिगत धारकों के पास भूमि का स्थायी अधिकार होता है और वे भू राजस्व के भुगतान के लिए सीधे उत्तरदायी होते हैं। रेतवाड़ी व्यवस्था में भूमि उन्हीं के पास होती है, किसानों के ही, चाहे वो अपनी जमीन को रखे या किसी और को दे या गिरवी रखे, कुछ भी मर्जी करे, उन्हीं को टैक्स देना होता है। डायरेक्ट उन्हीं का संबंध किससे होता है? सरकार से होता है। ये याद रखनी है आपको। नेक्स्ट चलते हैं। भारत की पहली रेलवे लाइन किन स्थानों के बीच तक और कब चली थी? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। बम्बई से थाने के बीच 1853 में पहली रेल चली थी। बम्बई से थाने। इसके जो इतिहास है, सबसे पहले 1831 में बात कही गई थी कि भारत में मद्रास वाला जो एरिया है वहां पे रेलवे लाइन बिछाई जाए। 31 में, तब तक भाप इंजन नहीं बना था, तब तक घोड़ों के द्वारा ही डब्बे खींचे जाते थे। तो 1834 में जो ब्रिटेन है वहां पर भाप इंजन की शुरुआत हो चुकी थी। और उसके बाद उन्होंने यहाँ भी बात की कि 1843 में स्पेशली यहाँ के लोगों से बात की, यहाँ के जो उनके कार्यकर्ता थे उनसे बात की कि यहाँ पर भी जो उत्तर पश्चिमी एरिया है उसमें रेल चलाई जा सकती है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये चीज़ें आप सर्वे कीजिए, ठीक है। और इस चीज़ के बारे में पूरा सर्वे किया गया कि उत्तर पश्चिमी एरिया में रेल चलाई जा सकती है। तो बहुत सारे जो लोगों से बात की गई, भारत सचिव ने जो रेल कंपनी है उनसे बात की, जिसमें ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी है या फिर ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे कंपनी है, दोनों कंपनियों से बात की। और सब चीज़ों पे डिस्कस होने के बाद लास्ट में 16 अप्रैल 1853 को डलहौजी के समय में पहली रेल चलाई गई, जो उनसी बम्बई से थाने की रेल मानी जाती है, जिसका टाइमिंग था 1853, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी थी कलकत्ता से रानीगंज चलाई गई थी, कलकत्ता से रानीगंज, उसका टाइम जो कौन सा था? वो था 1854 में। इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। और तो हमारा राइट आंसर जो है वो जाएगा बम्बई से थाने। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में सर्वाधिक पूंजी निवेश किस क्षेत्र में की गई है? देखो, वैसे तो भारत में उन्होंने पूंजी पूंजी निवेश का मतलब क्या होता है कि उनके पास एक ऐसा टाइम आता है, सबसे पहले वो यहाँ व्यापार करने आएंगे, व्यापार करने के बाद यहाँ पे अपने उद्योग धंधे स्थापित करेंगे। उद्योग धंधे ऐसे स्थापित करेंगे कि जितना भी ज्यादा मुनाफा उनको सारा ब्रिटेन पहुंचे। भारत के जो शिल्पकार ये सब उद्योग धंधे नष्ट हो चुके थे, भारत के जो लोग हैं सब बेरोजगार हो चुके थे, चाहे वो कृषि से रिलेटेड थे, चाहे फिर वो आपके उद्योग धंधों से रिलेटेड थे। तो उन्होंने यहाँ अपने उद्योग लगाए थे। उसके बाद इतना ज्यादा उन्होंने पैसा कमा लिया था, अब वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना चाहते थे, ठीक है। कहते हैं ना, अभी टैक्स वैक्स पड़ जाएगा, उसको कहाँ रखे उस पैसे को, तो वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह पर उस पर इन्वेस्ट करना चाहते थे। तो सबसे जो बेहतर तरीका था, उन्होंने इसको भारत में ही इन्वेस्ट किया, ठीक है, क्योंकि वहां पे नहीं इन्वेस्ट कर सकते थे वो, क्योंकि उनकी चेकिंग होगी, ये चीजें होंगी। तो उन्होंने अपने पैसे को, जो बड़े बड़े पूंजीपति थे, अपने पैसे को भारत में ही इन्वेस्ट किया। और वित्तीय पूंजीवाद का दौर उस टाइम को कहते हैं। पहला जो रहेगा वो व्यापारिक दौर रहेगा या मुक्त व्यापार रहेगा, दूसरा जो दौर रहता है औद्योगिक दौर रहता है, और तीसरा जो रहेगा वो रहेगा वित्तीय पूंजीवाद। और स्पेशली जो है ये कहा गया था कि जो भी सरकार या जो भी पूंजीपति रेलवे में अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो उसको 5% लाभ होगा। तो सबसे ज्यादा 350 करोड़ रुपए पैसे जो है रेलवे में लगाए गए थे, रेलवे चलाने में, रेल से रिलेटेड कार्य में, ठीक है। तो सबसे ज्यादा रेल में उसके साथ बाद बीमा, और उसके बाद जो जहाज रानी पर भी उन्हीं का अधिकार था, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो रेलवे, बैंकिंग, बीमा और जहाज रानी पर उन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया। हालांकि चाय, कॉफी आदि में भी उन्होंने अपना पैसा लगाया, सूती कपड़ों में, जूटों में, बट जो मेन है, सर्वाधिक पूछा जाएगा ना, सर्वाधिक सर्वाधिक पूंजी का इन्वेस्ट उन्होंने रेलवे, बैंकिंग, बीमा और जहाज रानी में किया। और रेलवे में तो उनको ये कहा गया था कि भी जो भी जितना भी पैसा लगाएगा उसको 5% मिलेगा। अब जब उनको लगाने की होड़ लगी, बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की, भाई जितना भी लगाओ 5% मिलेगा, और ज्यादा लगाओ 5% लाभांश मिलेगा। तो उन्होंने इस पर बहुत ज्यादा पैसा लगाया था, ठीक है। नेक्स्ट है, रेलवे को राज्य के नियंत्रण में लाने की बात सर्वप्रथम किसने कही थी? राज्य के नियंत्रण में ले, हम कहते हैं ना रेल बजट और आम बजट ऐसे कहते हैं जैसे, तो रेलवे को राज्य के नियंत्रण में लाने की बात सबसे पहले विलियम एकवर्थ ने की थी। देखिए 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी आता है, और यहाँ का जो भी वायसराय रहेगा वो कौन था? चेम्सफोर्ड था।
चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड के टाइम में 1919 में एक समिति आती है जिसका नाम था विलियम एकवर्थ समिति, मतलब एकवर्थ की अध्यक्षता में आएगी तो इसको एकवर्थ समिति बोलते हैं, एकवर्थ समिति। इस समिति ने बात कही कि जो रेल बजट है, रेल बजट और आम बजट, ठीक है, उनको एक साथ इकट्ठे ही प्रस्तुत किया जाए ना, उनको अलग अलग प्रस्तुत किया जाए। रेल बजट को और आम बजट को अलग अलग प्रस्तुत करने की बात किसने कही? एकवर्थ समिति ने ही कही थी, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आता है। तो 1924 से 1925 का जो बजट है उसको अलग अलग एक साथ प्रस्तुत किया जाता है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता भी है कि रेलवे को राज्य के नियंत्रण में लेने के लिए, या फिर ये सीधा पूछा जाएगा कि रेल बजट और आम बजट को अलग अलग किस समिति के द्वारा कराया गया था, तो वो एकवर्थ समिति थी, ठीक है। तो याद रखना 1919 में चेम्सफोर्ड जब भारत का वायसराय था उसकी काल में एक समिति आती है जिसको एकवर्थ समिति कहते हैं, जिसमें 5 सदस्य यूरोपीय थे और 4 भारतीय थे। इनकी अनुशंसा पे ये बात हुई थी कि रेल बजट और आम बजट से अलग कर दिया जाए। ये बात हुई थी 1919 में। तो 1924 से 25 वाला जो बजट आता है उसमें रेल बजट और आम बजट को अलग कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद 92 वर्षों के बाद 2016 में भी ये बात कही गई थी कि रेल बजट और आम बजट को इकट्ठा कर दिया जाए। फिर उसके बाद 2016 से 18 वाला जो बजट था उसमें बजट को इकट्ठा पेश किया गया था। तो अलग की बात कही गई थी कब? अलग की बात एकवर्थ समिति में, और इकट्ठा बजट कब पेश किया गया था? 2017 से 18 में। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो कौन सी समिति थी? विलियम एकवर्थ के द्वारा एकवर्थ समिति, ठीक है। डलहौजी, लेप्स की नीति, वारेन हेस्टिंग जिसने द्वैत शासन को खत्म किया और बाद में किसी में सुधार करने शुरू किए, लॉर्ड कॉर्नवालिस का जिसने क्या किया था? स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। पहली बार भारतवर्ष की औसत प्रति व्यक्ति आय का सांख्यिकीय अनुमान प्रस्तुत करने की बात किसने कही है? देखिए भारत की, ये जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की जो धन के बारे में जो बात की है कि भारत का धन, ज्यादातर धन भारत का कहाँ जा रहा है? ब्रिटेन जा रहा है, ठीक है। और उसकी प्रति व्यक्ति की आय का जो इन्होंने सांख्यिकी अनुमान निकाला था वो दादा भाई नौरोजी ने निकाला था, ठीक है। इन्होंने अपनी जो बुक है उसका शीर्षक है इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, उसमें ये बात कही थी कि धन का निष्कासन या धन का बहिर्गमन, इन्होंने ये सारी बात बताई है। धन एक का जो बहिर्गमन है या फिर अंग्रेजों की जो आर्थिक नीति है वो बहुत बड़ी बुराई है, ऐसा दादा भाई नौरोजी ने कहा है, ठीक है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इनकी बुक है और उसी का शीर्षक था इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया। उसी के शीर्षक में इन्होंने धन के निर्गमन की बात कही है, धन के निष्कासन की बात कही है, और उसी में इन्होंने प्रति व्यक्ति आय के सांख्यिकीय अनुमान को प्रस्तुत किया है। प्रति व्यक्ति आय का सांख्यिकीय अनुमान जो है वो दादा भाई नौरोजी ने प्रस्तुत किया है, ठीक है। उसके बाद पूछे जाए जो प्रति व्यक्ति आय का वैज्ञानिक अनुमान किसने? वैज्ञानिक पूछा जाए ना आपसे, ये तो सांख्यिकी है, वैज्ञानिक अनुमान पूछा जाए तो वह वी के आर राव ने ये वैज्ञानिक अनुमान दिया था। सांख्यिकी अनुमान जो है संख्या के आधार पर जो अनुमान, अभी इतनी प्रति व्यक्ति आय इतनी होनी चाहिए और इतनी है, और इतने ज्यादा लोग ऐसे हैं, इतने को इतना मिल रहा है, इतने को ये है, सारा जो अनुमान है सांख्यिकी वो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। और जो है वैज्ञानिक अनुमान है वो वी के आर राव के द्वारा दिया गया था, ठीक है। और उसके बाद आर.सी. दत्त की भी जो अपने बुक है वो पढ़ते हैं हम। आर.सी. दत्त की जो बुक है, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, फिरोज शाह मेहता है, इनके बारे में हम सब के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत की सही परिभाषा, मतलब इनमें से जो दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन की, भारत का ज्यादातर धन कहाँ जा रहा है? इंग्लैंड जा रहा है। जितना भारत में पैसा उनके बेनिफिट प्रॉफिट के लिए लगाना चाहिए वो सारा पैसा कहाँ जा रहा है? इंग्लैंड जा रहा है। तो ऐसी कौन सी परिभाषा उन्होंने दी है कि किसके नाम के लिए? ये कह रहे हैं कि उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम है ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, अपवाह का सिद्धांत, धन के निष्कासन का सिद्धांत। धन का निष्कासन, निष्कासन होता है मतलब किसी चीज का बाहर निकलना,
बाहर जाना। तो धन का निष्कासन जो थ्योरी है ये किसने दी थी? दादा भाई नौरोजी ने, जिसको अपवाह सिद्धांत भी कहते हैं। मतलब अपवाह मतलब परवाह होना, किसी चीज का परवाह होना, तो वो सिद्धांत इन्होंने दिया है। तो आपको ये डेफिनेशन दिया और ये पूछा है कि इन डेफिनेशन में से कौन सी इसके साथ मैच करती है। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप। देश के संसाधनों का उपयोग ब्रिटेन के हित में किया जा रहा था। ठीक है, ऐसा तो कुछ इसकी परिभाषा से हमें नहीं लग रहा। भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पादन ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता। इसके बारे में भी सोचेंगे, यही राइट है। साम्राज्यवादी शक्ति के संरक्षण में ब्रिटिश उद्योगपतियों को भारत में निवेश के अवसर दिए जा रहे। हालांकि स्टेटमेंट सारी ठीक है, बट ये आपसे ये पूछा गया है कि इसके साथ कौन सी मैच कर रही है। दादा भाई नौरोजी ने कौन सी बात कही है? भारत में ब्रिटिश सामान का आयात किया जा रहा था और ये देश के दिन प्रतिदिन अत्यधिक गरीब बना रहा था। ये भी सारी स्टेटमेंट ठीक है। ब्रिटिश से तैयार माल भारत में आ रहा था, भारत के उद्योग धंधे नष्ट हो रहे थे, जिससे दिन प्रतिदिन भारत देश से गरीब हो रहा था। दूसरा है, साम्राज्यवादी शक्तियों के संरक्षण में ब्रिटिश उद्योगपति, जो ब्रिटिश पूंजीपति है, उन्हें मुक्त व्यापार की जो 1813 में भी सभी व्यापार कर सकते हैं ऐसी उनको अथॉरिटी मिल गई थी। तो भारत में सभी पूंजीपति व्यापार कर रहे थे। ठीक है, और भारत में निवेश के अवसर उनको दिए जाते, भारत में इन्वेस्ट कर करके अपने उद्योग स्थापित कर रहे थे। ये भी राइट है। देश में संसाधनों का उपयोग ब्रिटेन के हित के लिए किया जा रहा था। ये भी राइट है। पर हमें मैच करना है इसके साथ। इनका क्या है कि इन्होंने कहा कि जो भारत है, भारत और ये है इंग्लैंड। ठीक है, तो भारत, ये भारत जो है ये इसका उपनिवेश है। उपनिवेश का मतलब होता है ये इसके अंडर में है। ये ऐसी नीतियां लागू करता है भारत पे कि जिससे सारा का सारा धन, चाहे कृषि के मैटर में हो, चाहे उद्योगों के में, किसी भी मामले में हो, भारत का सारा धन हर तरीके से ब्रिटेन जा रहा है। ठीक है, चाहे ये वाला रास्ता लगा लीजिए आप, चाहे ये वाला रास्ता लगा लीजिए, उद्योग धंधे लगा लीजिए, रेलवे है वो लगा लीजिए, व्यापार है, कृषि है, सभी तरीकों से किसी ना किसी तरीके से, सेना को लेकर लगा लीजिए। सेना जो यहाँ पे, वो अपनी सेना यहाँ रखते थे। किस लिए रखते थे? कि भारतीयों के साथ उनके युद्ध होंगे और वो भारतीयों को दबाएंगे। पर उसमें भारतीयों का क्या बेनिफिट था? उल्टा भारतीयों से ही उनका वेतन लिया जाता था। ठीक है, उसके बाद यहाँ से रिटायर हो जाते थे, उसके बाद भी उनका जो वेतन है, जो भत्ता वहां पे जाया करता था। जब वो यहाँ से जा चुके हैं तो भी फिर क्या है? ठीक है, कृषि का वाणिज्यकरण हो रहा था। वे अपने हिसाब से फसलें उगा रहे थे, जैसे जूट है, कॉफी है, क्योंकि उनको उसका जो कच्चा मटेरियल चाहिए था। नील है, पटसन है, कपास है। और भारत के जो शिल्पकार थे, दस्तकार है, वो बिल्कुल क्या हो गए थे? चौपट हो गए थे। वो एक मजदूर के रूप में कार्य करने लगे थे, जो अंग्रेजों के अधीन कार्य करने लगे थे। तो हर तरह से जो पैसा है वो कहाँ जाता था? चाहे उन्हें नजराने के रूप में, टैक्स के रूप में, राजस्व बहुत सारा लेते थे। ठीक है, और कोई भी, जैसे हमने देखा है, सारे के सारे युद्ध जो हो रहे थे, अब वो उसको गद्दी पर बैठाने के लिए 2 करोड़ रुपए ले रहा है, उससे 50,000 रुपए ले रहा है। युद्ध के हर्जाने दोनों, युद्ध दोनों के बीच हो रहा है, पर लिया भारतीयों से जा रहा था युद्ध के हर्जाने के रूप में पैसा। तो हर एक तरीके से भारत का जो पैसा है वो ब्रिटेन जा रहा था, और भारत को उसका कोई भी प्रतिफल नहीं मिल रहा था, भारत को उसका कोई भी फायदा नहीं था। अगर वो सारा पैसा भारत में ही इन्वेस्ट होता तो भारत की स्थिति कुछ और होती, ऐसा कहना चाह रहे थे दादा भाई नौरोजी। तो ये वाला जो क्वेश्चन था कि धन का प्रवाह जा रहा है ब्रिटेन, जिससे भारत को कोई प्रतिफल नहीं मिल रहा, भारत को उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो ये वाला राइट आंसर है। नेक्स्ट है, 2 कथन दिए गए हैं और आपको इन कथनों में से देखना है क्या कुछ स्टेटमेंट है। तो देखिए, दादा भाई नौरोजी ने तर्क दिया कि जो कुछ बाहर अपवाहित हो रहा है, मतलब जो भी ब्रिटेन में जा रहा है, ठीक है, ये भारत है, इंडिया है, जो भी यहाँ जा रहा है, ठीक है, वह संभावित, यदि भारत में निवेश किया जाता, अगर ये इसका पैसा भारत में ही लगाया जाता, तो भारत अधिक आर्थिक विकास हो सकता था। ये बिल्कुल राइट है। अगर ये इतना पैसा जितना इन्होंने भारत से लूटा है, अगर ये भारत में ही लगाते तो उसका जो है भारत को बहुत ज्यादा फायदा मिलता। दूसरा, साम्राज्यवादियों का विश्वास है, मतलब ब्रिटेन वालों का विश्वास है, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट देते थे कि भारत वैसे ही आपसे पैसा नहीं ले रहे, भारत व्यापक पूंजीवादी विश्व बाजार में ले आया है तथा वह अपने आप को आधुनिकरण की ओर प्रगति कर रहा है। मतलब साम्राज्यवादियों का विश्वास है कि
हमने भारत को एक विश्व बाजार में लाके खड़ा कर दिया, भारत को एक पहचान दी है, और अपने आप में आधुनिकरण की ओर प्रगति, मतलब आपके लिए एक आधुनिकरण, आप मॉडर्नाइजेशन की तरफ आप आपको लेके जा रहे हैं, उसके लिए हम आपसे पैसा ले रहे हैं। नहीं, हम आपको मॉडर्नाइजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं, उसके लिए आपको ले विश्व बाजार आपको दिया है, यहाँ पे अच्छा अच्छा माल जो है हमारा तैयार होता है, यहाँ पे सेल होता है, ठीक है, या यहाँ से हम कच्चा माल ले रहे हैं, तो हमने आपको एक बाजार बना दिया है, ठीक है। तो उसमें जो है हम यहाँ पर, स्पेशली एक अंग्रेज था जिसका नाम था जॉन स्ट्रेच, उसने कहा था कि हम बाहर से ऐसे ही पैसा नहीं ले रहे, भारत में हम कानून लागू कर रहे हैं, न्याय व्यवस्था दे रहे हैं, प्रशासन को संभाल रहे हैं, नीतियां लागू कर रहे हैं, बहुत सारे कार्य हम कर रहे हैं, तभी भारत से हम पैसा ले रहे हैं, तो इसलिए हम जायज पैसा ले रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने भी स्टेटमेंट ठीक कही है अपनी तरफ से, और इन्होंने भी अपनी तरफ से स्टेटमेंट ठीक कही है, पर हमसे पूछा है क्या ये कथन एक दूसरे के कथन को, मतलब कारण कथन सत्य है या असत्य है। देखिए, अगर इससे ये चीज मैच होती है या इससे ये चीज मैच होती है, तो क्या होता है, दोनों सत्य है, ठीक है। मैच का मतलब होता है कि, सॉरी, अगर इनसे एक दूसरे से जो चीज मैच होती है तो इसका मतलब है कि हाँ ये सत्य है, कारण और कथन सत्य है और ये इसकी व्याख्या करते हैं, पर दोनों स्टेटमेंट राइट है, ठीक है, पर एक दूसरे की व्याख्या नहीं करे। अगर ये बात होती कि दादा भाई नौरोजी ने कहा कि वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पैसा लेके जा रहे हैं, और जो यहाँ पे वो पैसा लगाते तो भारत का अच्छा इन्वेस्टमेंट होता, क्योंकि उन्होंने हर तरीके से पैसा भारत से बाहर ले जाया है और भारत में कोई भी पैसा नहीं लगाया, या फिर कोई, क्योंकि यहाँ के दस्तकार और ये जो है कृषि वो है वो खराब हो चुकी है, ठीक है। दादा भाई नौरोजी की स्टेटमेंट अगर इससे मैच होती तो हम कहते कि दोनों कथन सही हैं और एक दूसरे की स्पष्टीकरण भी कर रहे हैं, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये अपनी अलग डेफिनेशंस दे रहे हैं और इनकी अपनी अलग डेफिनेशंस हैं, ठीक है। दोनों राइट है अपनी अपनी जगह, पर एक दूसरे से मैच नहीं कर रही, तो दोनों कथन अलग अलग सही है, किंतु कथन एक का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट आपको याद रखनी है। देखो, जब भी आपको क्वेश्चन समझ ना आए, आप क्या क्या करो, दादा भाई नौरोजी ने तर्क दिया कि जो कुछ बाहर अपवाहित हो रहा है वह संभावित अधिवेश था, जिसे यदि भारत में निवेश किया जाता तो भारत में अधिक आर्थिक विकास हो सकता था, क्योंकि साम्राज्यवादियों का विश्वास था कि भारत में व्यापक पूंजीवाद विश्व बाजार की ओर ले जाए। ऐसा कुछ भी मैच नहीं हो रहा, जब क्योंकि बिकॉज वर्ड लगा लिया करो बीच में, अगर लगे कि उसके साथ मैच हो रहा है तो दोनों राइट है, एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं, अगर मैच नहीं हो रहा कि दोनों राइट है एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे, इनमें से कोई एक भी गलत है, तो आपका ए गलत है और बी सही है, बी गलत है ए सही है, ऐसे करके। नेक्स्ट है, किसने ब्रिटिश उपनिवेशवाद को 3 क्रमिक चरणों तथा मुक्त व्यापार, वाणिज्यवाद, पूंजीवाद एवं वित्तीय साम्राज्यवाद के रूप में वर्गीकृत किया है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, आरसी दत्त, ठीक है। आरसी दत्त अगर 4 चरणों में पूछा जाए तो कार्ल मार्क्स के द्वारा है। आरसी दत्त ने, ठीक है, आगे नेक्स्ट क्लास में इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आरसी दत्त ने है जो इसको 3 उसमें बांटा था, पहला है आपका मुक्त व्यापार या व्यापारिक गतिविधियां, दूसरा औद्योगिक, और तीसरा वित्तीय पूंजीवाद, ठीक है। तो आरसी दत्त है जिन्होंने आर्थिक से इतिहास से रिलेटेड जो पहली इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया या आर्थिक इतिहास से रिलेटेड पहली पुस्तक आरसी दत्त ने लिखी है। इन्होंने जो भारत की में इसकी जो नीतियां रही है, कौन सी नीतियां है जो आपकी, ये जो नीतियां है इसकी अंग्रेजों की, इन नीतियों को नादिर शाह के आक्रमण से भी खतरनाक बताया है, इसकी नीतियों को बहता हुआ घाव बताया है। तो ये सारे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना ही काफी है। ओके, बाय बाय।